जो मशरक़ वस्ता की जंग है, इससे हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और खास तौर पर कार्गो पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। एक बात याद रखने वाली है कि जब हम इख्तियारात ज्यादा देंगे, जब हम पेनलाइज ज्यादा करेंगे तो वहां पर करप्शन भी बढ़ेगी। जरूर कवानीन बनाएं, जरूर सब कुछ बनाएं, लेकिन इस बात को जरूर देखें कि उससे करप्शन और ज्यादा बढ़ेगी। तमाम एयरलाइंस और तमाम जो शिपिंग लाइन्स हैं उन्होंने अपने बंद किए हुए ऑपरेशंस और जो प्राइसेस हैं उनकी वो वार एक सरकार लगाने से बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है कि ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने हमें लोन दिया हुआ है वो उसका तकाजा करेंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं स्टैंड नहीं करती। इस वक्त जो सबसे बड़ा पाकिस्तान को चैलेंज दरपेश है वो तेल की कीमतों और तेल की सप्लाई से मुतल्लिक है। 4C के दिए बगैर उनकी जान नहीं छुटनी, क्योंकि 4C का टैक्स लागू हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और तमाम टैक्स पेयर को 4C देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स कलेक्शन पूरी करने के लिए रेट इंक्रीज कर देती है। जब टैक्स रेट इंक्रीज हो जाते हैं तो उस वजह से फिर चीज जो प्रोडक्ट हमारी है इंडस्ट्री के अंदर वो मजीद महंगी हो जाती है। सुपर टैक्स 7E ये हमने क्यों लगाए कि हमने टैक्स के टारगेट्स को पूरा करना था। हम और यही काम हम पेट्रोल के ऊपर भी करते हैं। जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के लिए बहुत तगदो करनी पड़ेगी। ये हमारी हुकूमतों की या उनके इदारों की गलती है जिसकी वजह से सिचुएशन आ सकती है कि कंट्री के अंदर हम सब ही टांगे पे बैठे हैं। इंपोर्ट बिल के ऊपर जाने का मतलब है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट, और ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि फिर हमें कर्जों का बोझ उठा के उस डेफिसिट को पूरा करना। अमेरिका की खातर हम लोग खामोशी इख्तियार करके ये सोच रहे हैं कि हमें कोई मुआशी फायदा होगा, सोच सरासर गलत है। पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है मौजूदा, आप उसको किस तरह देखते हैं? इन्फ्लेशन में कमी हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कम हुआ है। गवर्नमेंट ने बिजली की प्राइसेस को भी कुछ कम किया है। बांग्लादेश में राशनिंग स्टार्ट हो गई है, वहाँ एक गाड़ी को 10 लीटर पेट्रोल पे ले गए हैं, तो ये जो है ना इसके लिए और भी मेजर्स लेने पड़ेंगे। अगर ये जंग चंद हफ्तों तक मजीद होती है तो इसका पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बहुत सख्त असरात मुरतब होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेहतर तरीके से जानती है कि वो कंडीशन को किस तरह फुलफिल कर रही है या IMF वो किस तरह को अपनी कंडीशन को फुलफिल करवा रही है। पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं, तरक्की की तरफ जा रहा है, तो आप देखेंगे उस तरक्की के अंदर जो है ना वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होंगे। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उस शरह से नहीं बढ़ रही जिस तरह से हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है मुल्क के जो अदारे हैं उनको अपनी कारकर्दगी बहुत बेहतर तरीके से निभानी चाहिए। पीआर को चाहिए कि वो पॉलिसीज को नरम करे, सॉफ्ट करे, ताकि हर जो शहरी है, जो ताजिर हजरात है, जो हमारी कंपनी की इंडस्ट्री है, वो आराम से अपना टैक्स पे कर सके और गवर्नमेंट जो है वो अपनी IMF की इंस्टॉलमेंट वो प्रॉपर तरीके से अदा करे। गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद नहीं है। पॉलिसीज ऐसी बनती हैं जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के खिलाफ होती हैं और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को उससे आसानी कोई नहीं मिलती है। असल इशू ही वहाँ पे क्रिएट होता है जब हम हाई टैक्स चार्ज कर लेते हैं और प्रोडक्ट के ऊपर और बेसिक चीजों के ऊपर, फिर उसके ऊपर क्या होता है कि या तो इंडस्ट्री उसमें बंद होना शुरू हो जाती है कि वो सस्टेन नहीं कर पाती है। सुप्रीम कोर्ट में 7E के केसेस चल रहे हैं, तो जब तक इसका डिसीजन नहीं आता है तो मैं ये समझता हूँ वो अंडर डिबेटेबल इशू है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टसफम साथ में हज़ुल अयूबी। नाज़रीन, दुनिया में जंगों की वजह से तेजी से बढ़ती हुई मुआशी सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। खास तौर पर मशरिक़ वस्ता में जो ईरान के साथ इसराइल और अमेरिका की जंग शुरू हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान इकोनॉमी पर क्या असरात मुरतब होंगे और दुनिया की तेजी से बदलती हुई मुआशी सूरत हाल में पाकिस्तान को अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान का मौजूदा जो टैक्स निज़ाम है उसका ढांचा है, क्या वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है और IMF से छुटकारा किस तरह मुमकिन है, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए साथ लाइन पर मौजूद होंगे काशिफ अनवर साहब, आप साबिक सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और मुझे ज्वाइन करेंगे ज़ाहिद अतीक चौधरी साहब, आप साबिक सीनियर नायब सदर पाकिस्तान टैक्स बार रह चुके हैं, लाहौर टैक्स बार के सदर रह चुके हैं, और मुझे ज्वाइन करेंगे मोहम्मद जमील अहमद साहब, आप चेयरमैन है फ्रेड फॉरवर्डर एसोसिएशन के पीफा के, और मुझे ज्वाइन करेंगे मलिक हारून अहमद साहब, आप FC हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, और दीगर दोस्त भी मुझे ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज काशिफ अनवर साहब से करना चाहता हूँ जो
साबिक सदर है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। काशिफ अनवर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है मौजूदा, आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसको हमें दो तीन चीजों में तकसीम करना पड़ेगा। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्फ्लेशन में कमी हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कम हुआ है। गवर्नमेंट ने बिजली की प्राइसेस को भी कुछ कम किया है। ये नहीं कह सकता कि जनाब प्राइसेस को बहुत कम कर दिया गया, बढ़ाई बहुत ज्यादा थी और उसमें से थोड़ा सा बेनिफिट बिजनेस कम्युनिटी को दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है कि इस वक्त इकोनॉमी बेहतर नहीं हो रही। अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात भी करें तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उस शरह से नहीं बढ़ रही जिस तरह से हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तो ये कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं देती। हम अगर ये बात करें कि क्या ट्रेड डेफिसिट हमारा किस तरफ जाएगा, हमारा करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। अगर मैशत की बात करें तो हमें ये भी देखना होगा कि जो कर्जे हैं पाकिस्तान के वो मुसलसल बढ़ रहे हैं और जो अखराजात है गवर्नमेंट के उसमें भी कमी कोई नहीं आ रही। हमारी जो सरकार है वो पैसा लिए जा रही है। तो अगर हम ये समझते हैं कि हम इकोनॉमी के मुतालिक अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं तो इकोनॉमी तब तक बेहतर नहीं होगी जब तक इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जब तक हमारा फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर महफूज नहीं होगा और जब तक जो इंप्रेशन इस वक्त पाकिस्तान से जो फॉरेन इन्वेस्टर निकल रहा है, जो कि बहुत एक बुरा इंप्रेशन इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है, जब तक हम उसे बेहतर नहीं करेंगे तब तक हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकेंगे। काशिफ अनवर साहब, ये भी बताइएगा कि दुनिया की जो बदलती हुई तेजी के साथ सियासी और मुआशी और तजारती सूरत हाल है, ऐसे में पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए? हम शुरू से यही शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तान का टैक्स बेस कम है, पाकिस्तान के टैक्स बेस को बढ़ना चाहिए। और क्यों पाकिस्तान का टैक्स बेस नहीं बढ़ता है, लोग क्यों टैक्स नेट के अंदर नहीं आते, गवर्नमेंट हमारी क्यों नहीं ला सकी? जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद नहीं है। पॉलिसीज ऐसी बनती हैं जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के खिलाफ होती हैं और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को उससे आसानी कोई नहीं मिलती। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के लिए मुश्किलात और ज्यादा खड़ी हो जाती हैं और जो सारे का सारा दारोमदार है गवर्नमेंट का वो रेवेन्यू इकट्ठा है करना है, टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स को पूरा करना है। चूंकि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं तो IMF भी यही कहता है कि आप सब्सिडीज को कम करें, आप अपने अखराजात को कम करें, आप अपनी इनकम को बढ़ाएं, आप अपने टैक्स बेस को बढ़ाएं। लेकिन चूंकि कोई कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं है, कोई कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं है और जो पॉलिसी आती भी है, जो इस वक्त भी जो नाफिजुल अमल पॉलिसीज हैं, हमें ये नहीं पता कि उसने कल रहना है या उसने कल नहीं रहना। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल सोलर की है कि हम जब IPPs के मसले की वजह से हम बार बार ये कह रहे थे कि हमें बहुत सा पैसा उस बिजली का देना पड़ता है जो हम प्रोड्यूस भी नहीं करते। ओके, अब बात ये है कि हमने ये कहा कि ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाएं, सोलर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें ताकि हम जो सूरज की तवानाई है हम उससे बिजली प्रोड्यूस कर सकें। गवर्नमेंट ने फिर अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया और ये पॉलिसी जो चेंज हुई वो सिर्फ IPPs की वजह से हुई कि IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से वो जो सारे का सारा बोझ है वो सारिफ के ऊपर आता है। तो हम जो हमारी टैक्स की पॉलिसीज हैं हमें उसको बेहतर करना होगा। हमें जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं हमें उससे ये बात बावर करानी होगी कि हम जितनी भी पॉलिसीज बना रहे हैं उससे तुम्हारा फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और जो सबसे जरूरी बात है, हमें एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को ये बताना होगा कि अगर तुम टैक्स नेट के अंदर हो तो तुम्हारे ये फायदे हैं, लेकिन इस वक्त जो भी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके फायदे तो हो या ना हो उस पर पेनल्टीज हैं। इसको इस तरह से आप ले लें कि जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है उसके ऊपर पेनल्टियां ज्यादा हैं और जो टैक्स नेट के अंदर है उसके ऊपर पेनल्टीज कम है। तो हमें टैक्स रेट को कम करना होगा। और जो बहुत जरूरी बात है, हमारा टैक्स बेस तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक जो लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं है उन्होंने अपने कैपिटल्स को डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अगर आप POS लगा भी देते हैं, अगर आप इंटीग्रेट कर भी देते हैं, अगर आप सारा डॉक्यूमेंट कर भी देते हैं, डिजिटलाइज कर भी देते हैं, तो उस शख्स के मुतालिक या उस कारोबार के मुतालिक क्या सोचा है जिसने आज तक अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया। तो हमें ये बहुत जरूरी है कि उनके मुतालिक सोचना होगा, तभी हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा और तभी जो बर्डन है एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर वो कम होगा। काशिफ अनवर साहब, पाकिस्तान IMF से
छुटकारा हासिल कर सकता है? अगर हाँ तो कैसे? देखिए, अगर हम दुनिया के साथ compete करना चाहते हैं और दुनिया के साथ अपने ताल्लुक को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। इंपोर्ट्स अब आपके अगर मुल्क के अंदर आती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने मुल्क के अंदर लाएं, आप लेटेस्ट मशीनरी अपने मुल्क के अंदर लाएं। और दूसरी बात, अगर आप रॉ मटेरियल्स भी इंपोर्ट करते हैं तो आप उसको एक्सपोर्ट करें, ताकि हमारे मुल्क के अंदर डॉलर्स आए, हमारे मुल्क के अंदर फॉरेन रेमिटेंसेस आए। पर हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान जो चीजें इंपोर्ट कर रहा है वो एक्सपोर्ट करना तो दरकिनार, वो यहाँ पर कंजम्पशन के लिए इंपोर्ट हो रही हैं। हम दालें, सब्जियां और बाकी वो चीजें जो वैल्यू एडिशन नहीं पैदा करती, हम वो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसका सबसे जरूरी हल ये है कि हमें अपनी लोकल पैदावार में खुद कफील होना पड़ेगा। हमने जो ज़राअत में हम बहुत पीछे हट गए हैं, टेक्सटाइल सेक्टर हमारी 50% ऑफ द एक्सपोर्ट्स है, हमने वैल्यू एडिशन उसमें नहीं की। जो हमारी बेल्स प्रोड्यूस होती थी हमने उसकी प्रोडक्शन को कम कर दिया है, कॉटन की जगह पे हमने शुगर को लगा दिया है, फिर हमने एक सेक्टर को फायदा दिया है। पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स है, पाकिस्तान की जो टोटल इकोनॉमी है, हमने उसको मद्देनजर नहीं रखा। इस वक्त जहां पर हम 15 मिलियन बेल प्रोड्यूस करते थे, आज हम 5 से 6 मिलियन बेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हम अपनी एक्सपोर्ट्स को पूरा करने के लिए हम उन कॉटन बेल्स को हम इंपोर्ट करते हैं। जो टेक्सटाइल सेक्टर है या जो भी हमारे एक्सपोर्ट के सेक्टर हैं, उसके लिए हमने टैक्स की पॉलिसीज को चेंज कर दिया है। हमें जो हमारे कमाऊ पूत हैं और जो खास तौर पे जो डॉलर्स कमाते हैं, हमें उनके लिए टैक्स की पॉलिसीज को, टैक्स के रेट्स को कम करना होगा। जितने हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और वो टैक्स की पॉलिसीज की वजह से जा रहे हैं, तो जो इंप्रेशन वो इस मुल्क से लेके जा रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। तो हमें ये इंप्रेशन देना होगा कि ये मुल्क महफूज है, इस मुल्क में टैक्स की पॉलिसीज कंसिस्टेंट हैं, इस मुल्क के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपने प्रॉफिट्स को भी ले जा सकेंगे, यहाँ पर आप रोजगार देंगे, यहाँ पर आप बेहतरी करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको सहूलियात दें। और अगर हम इंपोर्ट भी करते हैं तो वो इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट होना चाहिए, लोकल कंजम्पशन के लिए हमें उन इंपोर्ट्स को कम करना चाहिए। आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ ये कहता है कि आप अपने अखराजात को कम करें, आप अपनी टैक्स बेस को बढ़ाएं, जो आपकी टैक्स बेस बहुत थोड़ी है। और आईएमएफ ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी रिटर्नों को फाइल करें। बात ये है, हमें एसओईज की बात भी वो कहता है कि जितने आपके ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लॉस में चल रहे हैं वो आप उनको प्रॉफिट में लाएं, सरकार अपने अखराजात को कम करे। लेकिन जो सारे का सारा जोर है गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्रीज का, वो इस तरफ है कि हमने टैक्स के टारगेट्स को रिकवर कैसे करना है, हमने टैक्स को पूरा कैसे करना है। तो हम तब तक उस टारगेट पे नहीं जा सकेंगे जब तक बोथ एंड्स पे काम नहीं होगा। हमें रेवेन्यू को भी बढ़ाना है, टैक्स बेस को बढ़ाकर, सहूलियात देकर। हमें गवर्नमेंट के अखराजात को भी कम करना है। हमें जो हमारी लॉसेस में ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, हमें उसको भी प्राइवेटाइज करना है, उसके लिए भी स्ट्रेटजीज बनानी है ताकि वो टैक्स का पैसा उन ऑर्गेनाइजेशंस में चला जाता है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में चला जाता है, जो इस मुल्क के लिए कुछ प्रोड्यूस नहीं करती, इस मुल्क को कोई किसी चीज से नफा नहीं देती। ये हमें आईएमएफ की उस बात को समझना है कि हमें अपने सिस्टम को बेहतर करना है। लेकिन शायद हम अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए करेक्ट नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम टैक्स बेस को बढ़ा दें, हम टैक्स के रेट्स को बढ़ा दें, हम पॉलिसीज बना दें। और उससे हो क्या रहा है कि हम हर दूसरे दिन एक नया डिपार्टमेंट बना रहे हैं, हम हर दूसरे दिन एक एसआरओ, एक नई पॉलिसी, एक नए ऑर्डर्स इशू कर रहे हैं और हमने इतने कवानीन बनाते जा रहे हैं। और उसका जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि हम टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज को इख्तियारात देते जा रहे हैं, उनके इख्तियारात में इजाफे करते जा रहे हैं, यहां तक कि उनको इख्तियारात दे दिए गए हैं कि आप बिन पूछे किसी के घर में, किसी के प्रेमिसेस में चले जाएं, चीजों को उठा लें, जो मर्जी कर लें, आपके पास सारे इख्तियारात हैं। तो जब आपका एक हक महफूज नहीं रहेगा, जब आपको ये पता होगा कि इस मुल्क के अंदर तो आपके चीजें महफूज नहीं है, तो लोग तब तक टैक्स नेट के अंदर नहीं आने की कोशिश करेंगे। हम डरा कर धमका कर टैक्स बेस को नहीं बढ़ा सकते, हम डरा कर धमका कर टैक्स
बेस को जो टैक्स के रेट्स हैं उनको इंक्रीज करके हम टारगेट जरूर पूरे कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो आईएमएफ अगर कह रहा है कि टैक्स के रेट को बढ़ाएं, टैक्स की बेस को बढ़ाएं, तो वो उसको हमें फैसिलिटेशन के साथ बढ़ाना होगा। वो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट अपने अखराजात को कम करे, तो गवर्नमेंट को अपने अखराजात को कम करना होगा। और ये भी बहुत जरूरी है कि अगर हम ये कहते हैं कि हमें बिजली की कीमतों को हम बढ़ा रहे हैं, तो फिर हमें जो हम फ्री यूनिट्स बिजली के देते हैं हमें उनको भी रोकना होगा, हमें अपने सिस्टम को करेक्ट करना होगा। हमने आज तक हम अपने सिस्टम को करेक्ट नहीं कर पा रहे। जो एक हदफ आसान है अवाम, हम उसके ऊपर तमाम तजर्बात करते हैं। तो फिर हिट एंड ट्रायल है, जो जहां पर जोर ज्यादा हो जाएगा, पेनल्टीज ज्यादा हो जाएंगी। एक बात याद रखने वाली है कि जब हम इख्तियारात ज्यादा देंगे, जब हम पेनलाइज ज्यादा करेंगे, तो वहां पर करप्शन भी बढ़ेगी। जरूर कवानीन बनाएं, जरूर सब कुछ बनाएं, लेकिन इस बात को जरूर देखें कि उससे करप्शन और ज्यादा बढ़ेगी। काशिफ अनवर साहब, ये भी बताइएगा कि जो सुपर टैक्स का वफाकी आईनी अदालत का फैसला आया है, इसके बाद 7E है और दीगर टैक्सेस के मामला है, CVT भी लगा था, आप इनको तमाम मामला को किस तरह देखते हैं? लेकिन फिर वही बात है कि जो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हम टैक्स के रेट्स को बढ़ा देते हैं अपने टैक्स के टारगेट्स को पूरा करने के लिए, टैक्स मशीनरी को इख्तियारात ज्यादा से ज्यादा देकर। अब हमने सुपर टैक्स 7E ये हमने क्यों लगाए कि हमने टैक्स के टारगेट्स को पूरा करना था। हम और यही काम हम पेट्रोल के ऊपर भी करते हैं, हम यही काम बिजली की जो यूनिट्स हैं उसके ऊपर भी करते हैं। जब मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि जो बिजली की कॉस्ट है वो 9, 9.5, 10 रुपए है, लेकिन जो कीमत इस वक्त बराए फरोख्त हम आवाम को देते हैं वो 45 से 50 रुपए, तो इसका यह मतलब है कि वो सारी ड्यूटीज हैं, टैक्सेस हैं, ओवरहेड्स हैं उस 9.5, 10 रुपए के ऊपर। तो हम अपनी इनकम को इसी तरह से पूरा करते हैं, हम बेस को बढ़ाकर नहीं करते। और यही वजह है कि जो सुपर टैक्स का मामला था उससे तंग आकर, टैक्स की पॉलिसी से तंग आकर, टैक्स के रेट से तंग आकर हमारा फॉरेन इन्वेस्टर इस मुल्क से गया। ना सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर इस मुल्क से गया, हमारा लोकल इन्वेस्टर भी इस मुल्क को छोड़ के जा रहा है, क्योंकि यहां पर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं है, यहां पर कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज नहीं है। यहां पर अगर आपको टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोई मसला हो जाता है तो आपकी सुनवाई उस तरह से नहीं है। हत्ता कि हमने सुनवाई के प्रोसीजर्स को भी चेंज कर दिया। हमने वो जो पहले 3 लेयर्स में था हम उसको 2 लेयर्स में ले आए। कवानीन हम कवानीन बनाते जा रहे हैं, हम टैक्स पेयर के लिए मुश्किलात से मुश्किलात खड़ी करते जा रहे हैं, हम आसानियां नहीं कर रहे। तो ये अगर हम इसी तरह से 7E हम सुपर टैक्स की तरह के कवानीन बनाते जाएंगे, और जिस तरह से अभी भी सुपर टैक्स का फैसला हक में आया है डिपार्टमेंट के कि ये लिया जाए, अब उस पे बात हो रही है कि एक वक्त में लिया जाए या किस तरह से लिया जाए, कितना टाइम दिया जाए। तो ये बातें अब देखने वाली हैं कि अगर हम अपने नए टैक्सेस को लगाएंगे, नए रेट्स को लगाएंगे, तो इस मुल्क के अंदर आपके लोकल इन्वेस्टर के लिए भी प्रॉब्लम होगी, आपके फॉरेन इन्वेस्टर के लिए भी प्रॉब्लम होगी। बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है मोहम्मद जमील अहमद साहब, आप चेयरमैन है पीफा के। जमील अहमद साहब, आप अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि जो मशरक उसका जंग है, इससे हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और खास तौर पर कार्गो पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? खित्ते में जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है और उसके बाद आपने हॉर्मुज़ के बंद होने की वजह से जो तेल की प्राइसेस ऊपर गई हैं, उसकी वजह से तमाम इंडस्ट्री पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हुई है, काफी बाकी दूसरे कंट्रीज में भी डिस्टर्ब है। और इस सिचुएशन हम भी बड़े इसको एज ए लॉजिस्टिक इंडस्ट्री इसको बड़े गौर से देख रहे हैं, क्योंकि तमाम एयरलाइंस और तमाम जो शिपिंग लाइन्स हैं उन्होंने अपने काफी जगहों पे तो अपना ये बंद किए हुए ऑपरेशंस, और जो प्राइसेस हैं उनकी वो वार एक सरकार लगाने से बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है। किसी ने तो $1000 किसी शिपिंग लाइन का, किसी का 1200, किसी का 1500, किसी का $2000 तक भी जो है ना आवाज आ रही है। तो मेरी ये गुजारिश होगी जब ये चीजें होंगी, और उसके साथ साथ जब आप एयरलाइन की देखते हैं तो जो हमारी एक्सपोर्ट है उसके जो फ्रेट चार्जेस हैं वो वाले काफी हाई है। उसमें $1, $2 का इजाफा जो कि यूरोप को, यूएसए को जाने वाली फ्लाइटों ने इतना कर दिया है। तो इस सिनेरियो में जो मेरे इस वक्त इंपोर्टर एक्सपोर्टर जितने भी भाई हैं और मेरे फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री के लॉजिस्टिक कंपनी जितनी भी है, इनको ये एडवाइजर कि जी ये बड़े अच्छे तरीके से जरा देखें कहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग आपकी बढ़ रही है, क्योंकि जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के लिए बहुत तगड़ो करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान इस वक्त इस
इस चीज का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए अल्टरनेटिव रूट्स को देखना होगा और इन चीजों को देख के कि जी कैसे हम जो है ना इस चैलेंज को जो है ना वो करके हम अपना बेटर कर सकते हैं। सिचुएशन इज वेरी बैड। अपना राइट नाउ तमाम फोकस करने की जरूरत है, अपना तमाम को मेंबर्स को मेरे को भी और तमाम इंडस्ट्री को भी, और स्पेशली इंपोर्टर एक्सपोर्टर को, जो कि इस वक्त अपना यूजर तो वही है जो कि इन चीजों को वो देखते हैं। तो देखने के बाद जो है ना ये सारी चीजों को आगे लेके चलना है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी, बाकी चीजें भी बढ़ेगी। तो आप अपने अभी से अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ डायलॉग स्टार्ट कर सकते हैं कि जनाब ये जो वार्ड सरचार्ज है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो बढ़ेगी, जो चीजें डिलेज होएगी, और उसके सिलसिले में हमें इसका आप चार्ज वो दिया जाए। तो ये चीज लाजमी एक मेरी रिक्वेस्ट है तमाम से, और मेरे तमाम अपना लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो तमाम इन चीजों को देखते हुए काफी कंफ्लिक्ट भी आएंगे, क्योंकि अभी जो इन्होंने किया है कि जी एंड वाइज का मतलब होता है जो शिपिंग लाइन की टर्म्स होती है कि जहां भी कंटेनर अगर उन्होंने उतार दिया तो उसके बाद लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। उसके बाद लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपना शिपर जो है ना, कंसाइनी और इंपोर्टर एक्सपोर्टर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीजों को देखें। तो वो जब वहां पे फिर आगे से चीजें मूव नहीं होंगी तो वो फिर आपको अप सरचार्ज देना पड़ेगा। जब आप अप सरचार्ज देंगे तो आपका कंफ्लिक्ट जो है वो अराइज होगा इंपोर्टर एक्सपोर्टर के साथ। तो ये पहले से चीजें तय कर ले। मेरी एडवाइस है कि जी टोटल जो है ना वो क्रेडिट जो है इस वक्त है, तमाम शिपिंग लाइन भी इस पे जा रही है कि जी क्रेडिट बंद कर रही है अपना और इसको एडवांस पेमेंट पे लेके जा रही है। तो ये चीजों को देखने की जरूरत है, और अल्लाह ताला पाकिस्तान का हम सब का हामी और नासिर हो, ताकि हम सब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और अल्लाह करे ये जंग जो है ये जल्दी से खत्म हो और टेबल के ऊपर आके इसकी टाक की जाए। मगर जो कि इस वक्त सिचुएशन है वो लग नहीं रही कि ये जल्दी ये टाइम जो है ना ये किधर खत्म होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जमील साहब, आपने हमें टाइम दिया। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं मलिक हारून अहमद साहब। आप FC हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, बहुत ही तजर्बा रखते हैं टैक्स के निजाम में। मलिक साहब ये बताइएगा कि जो अब ईरान और इसराइल अमेरिका की जो जंग जारी है इसके पाकिस्तानी इकोनॉमी पर क्या असरात मुरतब होंगे, और इन हालात में पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? तो देखिए यूबी साहब, मसला ये है कि इस जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बहुत सारी डायमेंशन है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसके पार्टिसिपेंट कौन है। सब हमारे भाई हैं, ईरान हो, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, UAE हो, सऊदी अरेबिया हो, ये सारे हमारे वो भाई हैं जिन्होंने हर अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है। तो इस वक्त अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो हमें किसकी साइड लेनी है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसके नतीजे में बहुत बड़ा हमारा पाकिस्तानी जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद है उनकी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, वो वापस आएंगे। एक तो ये, दूसरी बात ये हमारे पाकिस्तानियों की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इन कंट्रीज के अंदर, वो वहाँ पे डिक्लाइन आएगा जिसका प्रेशर हमारे पे आएगा। थर्ड ये है कि ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने हमें लोन दिया हुआ है वो उसका तकाजा करेंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं स्टैंड नहीं करती। फोर्थ ये है कि हम जो उनके सबसे ज्यादा हमने अपनी डाइवर्सिफिकेशन और परचेज जो है नहीं की। हमें कहा जाता रहा कि रशिया से बाय करें, हमने नहीं किया, और उसकी 100 रीजन हैं लेकिन नहीं किया। अब हमारे पास यही रास्ता था कि इन गल्फ स्टेट से हमें पेट्रोल या डीजल या जो भी ऑयल है वो आ रहा था। अब जब उसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद किया गया है तो ये उसके ना आने की वजह से, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ ये बात सर्कुलेशन में है कि पाकिस्तान के अंदर एक रूल ऑफ बिजनेस बनाया गवर्नमेंट के लिए कि 60 डेज का रिजर्व होगा, और हमारे पास वो रिजर्व भी नहीं रखे गए। ये हमारी हुकूमतों की या उनके इदारों की गलती है जिसकी वजह से सिचुएशन आ सकती है कि कंट्री के अंदर हम सब ही टांगे पे बैठे हो या पैदल चल रहे हो। हम सिर्फ इसको इस नजर से नहीं देखते, देखना चाहिए कि ये सिर्फ पेट्रोल का या गाड़ियों के चलने के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। हमारे पावर प्लांट भी इसी पे चल रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री भी इस पे चल रही है, हर चीज जो है इस पे बेस्ड है। तो एक तो उनकी प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं, जैसे कि मतलब पहली वेव में इतनी बड़ी बड़ी प्राइसेस में इंक्रीज हो रही है, $65 से बढ़ के $120 पे पहुंचा, और अभी सुनने में आ रहा है कि $200 पे जा रहा है। आप अंदाजा लगाएं जो प्राइस $65 पे थी वो 3 टाइम जब बढ़ेगी तो हमारे लोगों की जो इनकम है उस पर उसका क्या इफेक्ट होगा। और एक तो कीमत बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ वो अवेलेबल भी नहीं होगी। जब वो अवेलेबल नहीं होगी तो इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा कैओस पैदा हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करवाने के लिए हमारी गवर्नमेंट को बड़ा फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। ये सारे लोग जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं अदर देन इसराइल, उनके साथ गवर्नमेंट के अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, इनको अच्छे टर्म्स पे खत्म करवाया
करवाया जाए। नंबर 2 ये है कि जैसे इन्होंने ये स्कूलों में छुट्टियां कर दी हैं, सब कुछ कर दिया है, बांग्लादेश में राशनिंग स्टार्ट हो गई है, वहाँ एक गाड़ी को 10 लीटर पेट्रोल पे ले गए हैं, तो ये जो है ना इसके लिए और भी मेजर्स लेने पड़ेंगे हमें। जो लग्जरी जो व्हीकल्स यूज हो रही हैं, जो गवर्नमेंट के इदारों में स्पेशली हमारे यहाँ एक फ्लीट चलते हैं, कहा तो क्या है कि जी अब वो नहीं होंगे और सिर्फ अपनी गाड़ी यूज करेंगे और ये सारा कुछ नहीं होगा। इसको कम से कम इसको इस पे लाना है कि लोग इसके ऊपर आए, प्लस जो भी मैक्सिमम मेजर लिए जाए ताकि ये बच्चों की छुट्टियों वाला जैसे किया जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा पॉलिसी को लेके आया जाए। थर्ड ये है कि अब वहाँ पे रिहेबिलिटेशन का काम होना है उन कंट्रीज में। ठीक है कि वहाँ इकोनॉमी डाउन हुई है, लेकिन ये इकोनॉमी स्ट्रांग भी बढ़ी है, ये दोबारा रिहेबिलिटेशन के काम पे जाएंगे। तो हमें फौरी तौर पे इन कंट्रीज में जाके जहाँ पे ये एयर स्ट्राइक्स हुई, ये मिसाइल गिरे, उनके अंदर जो काम नहीं कर रहा है हमारी वर्क फोर्स के लिए, बिजनेस को लेना चाहिए और उसको रीबिल्डिंग में हमें इनके साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए, इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ना करे ये जंग लॉन्गर रन में चले। अगर ये लॉन्गर रन में चलती है तो हमारे लिए शदीद परेशानियों का और मुश्किलात का बायस बनेगी। हमारी इकोनॉमी बहुत वीक है और हम इसको सस्टेन नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि ये जंग फैलते फैलते अल्लाह ना करे हम तो हमसाए में बैठे हैं, ये हमारी तरफ आ जाए और फिर एक नए सिलसिले का आगाज हो। हम तो पहले ही बड़े मुश्किलात अपने इंटरनल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा चैलेंजेस आ गए तो ये बड़ा हमारे लिए मुश्किलात का बायस बनेगा। यूएस से हमारा बहुत जगह पे पार्टनर है, उसको साथ लेके चलना होगा, उससे समझाना होगा कि ये जो एडवेंचर्स हैं इनको अब स्टेज पे भी है इसको क्लोज किया जाए, क्योंकि इसका इफेक्ट पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के हर कंट्री को हो रहा है। मलक अरुण साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं जाहिद अतीक चौधरी साहब। आप साबिक सीनियर नायब सदर पाकिस्तान टैक्स बार रह चुके हैं और सदर रह चुके हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। जाहिद अतीक चौधरी साहब, ये बताइएगा कि जो दुनिया में बदलती हुई तेजी के साथ मुआशी सूरत हाल है उसको आप किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया यूबी साहब, आपने नहायत अहम सवाल की तरफ जो है वो हमारे नाजरीन की तवज्जो दिलवाई है। इस वक्त जो खिते की सूरत हाल है, ईरान और अमेरिका इजराइल की जो जंग छिड़ गई है और अब ईरान ने जिस तरह से आप देखें कि जीसीसी कंट्रीज में दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन, सब जगह पे जिधर जिधर अमेरिका के इंटरेस्ट हैं वहां पे उन्होंने अटैक्स किए हैं। तो अब इस सूरत हाल में आप देखें कि अगर आप पाकिस्तान की मजबूरी मुआशी सूरत हाल को देखें तो मेरी नजर में इस वक्त जो सबसे बड़ा पाकिस्तान को चैलेंज दरपेश है वो तेल की कीमतों और तेल की सप्लाई से मुतल्लक है, क्योंकि आपको पता है कि सारा जो पाकिस्तान का दारोमदार है एलपीजी का हो या तेल डीजल का हो या इंडस्ट्रियल फर्नेस ऑयल वगैरह और इस तरह से, और जितनी भी तेल की इकसाम है ये सब का सब पाकिस्तान के नसार जो है वो इंपोर्ट पे है। और अगर इनकी कीमतें ऊपर जाती हैं तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बहुत तेजी से ऊपर जाता है और इंपोर्ट बिल के ऊपर जाने का मतलब है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट, और ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि फिर हमें कर्जों का बोझ उठा के उस डेफिसिट को पूरा करना, क्योंकि एक्सपोर्ट तो आपको पता है इतनी तेजी से ऊपर नहीं जा सकती। इंपोर्ट तो चूंकि ये एसेंशियल आइटम है, हर वक्त इसकी जरूरत है और फॉरवर्ड बुकिंग्स करनी पड़ती है, तेल की बुकिंग करनी पड़ती है उसकी सप्लाई चेन को जो है वो कंटिन्यू रखने के लिए। तो इस वक्त जो है मेरी नजर में अगर ये जंग चंद हफ्तों तक मजीद होती है तो इसका पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बहुत सख्त असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान और इस वक्त बल्कि आप ये कह लें कि जितने भी हमारे यहाँ के इस रीजन के कंट्रीज हैं वो सब इससे बुरी तरह से मुतासिर होंगे। इसके असरात जो है वो हमारी इकॉनमी पे अदरवाइज आएंगे। अब ये तो हमने मईशत की तरफ बात कर ली, मुआशी सूरत हाल, इसी तरह से जो पाकिस्तान की दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल है उसमें भी पाकिस्तान को बड़े जो है चैलेंजेस दरपेश होंगे, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर इस रीजन के अंदर अनरेस्ट होती है और अगर इस रीजन के अंदर आप देखें इजराइल की यूएस की प्रेजेंस बढ़ती है और आप देखें रिसेंटली जिस तरह अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, तो ये सारा सिनेरियो जो है पाकिस्तान के लिए जो एक्सटर्नल चैलेंजेस है उसको भी बढ़ा रहा है। तो इससे साबित होता है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और ये सब चीजों को कंट्रोल रखना है, उसकी भी कॉस्ट है, उसके लिए टैक्स कलेक्शन एग्जैक्ट टारगेट्स पूरे होने चाहिए ताकि गवर्नमेंट ने जहां जहां बजट एलोकेशंस रखी हुई है डिफेंस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटीज के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए, नई प्रोक्योरमेंट्स के लिए, डिफेंस साइड की हर चीज बर वक्त होनी चाहिए और उसका निसार जो है वो हमारे टैक्स कलेक्शन के ऊपर है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है मुल्क के जो अदारे हैं उनको अपनी कारकर्दगी बहुत बेहतर तरीके से निभानी चाहिए और अवाम को भी बहुत हौसले और तदब्बर और बड़ी जो है वो अक्लमंदी से अपनी हुकूमत के साथ खड़ा होना होगा। बहुत शुक्रिया जाहिद अतीक चौधरी साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन यहाँ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है उनीब अख्तर अंसारी साहब। आप साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। उनीब अख्तर अंसारी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सर, ये बताइएगा कि जो सुपर टैक्स का मामला है, जो वफाकी आईनी अदालत का फैसला आया है, इसके बाद FBR का क्या किरदार होना चाहिए और किस तरह टैक्स वसूली करनी चाहिए? 4C पिछले कई सालों से ये एक डिबेटेबल इशू रहा है। 4C में सुपर टैक्स जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लगाया है, जो 15 करोड़ जिसकी इनकम है उसके ऊपर 4C लगता है। अब इसमें कुछ बैंक्स और काफी कंपनीज आ जाती हैं जिनकी इनकम 150 मिलियन प्लस है, तो उसमें 4C लगता है। पहले हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो टैक्स पेयर के अगेंस्ट दे दिया था कि 4C वे लोग FBR वाले चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसीजन दे दिया है कि FBR 4C चार्ज कर सकते हैं। और इस तरह कई लोगों को नोटिस आना शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों ने जमा करवाना भी शुरू कर दिया है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जब एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है और 4C चार्जेबल हो चुका है, तो जितने भी टैक्स पेयर्स हैं जो 4C के अंडर अम्ब्रेला आ रहे हैं, तो वो लोग अपने टैक्स को जमा करवाएं, और वो चाहे इंस्टॉलमेंट में जमा करवाएं या वैसे या कुछ जमा करवा दें, वो उनको देना ही पड़ेगा और जमा करवाना पड़ेगा। 4C के दिए बगैर उनकी जान नहीं छुटनी, क्योंकि 4C का टैक्स लागू हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और तमाम टैक्स पेयर को 4C देना पड़ेगा। उनीब अख्तर अंसारी साहब, ये भी बताइएगा कि क्या पाकिस्तान IMF की शराइत को पूरा कर सकता है? जो IMF की कंडीशन है ना, वो तो देखिए गवर्नमेंट फुलफिल करती है तो ही जो है ना आगे लोन अप्रूव होता है या इंस्टॉलमेंट इनको मिलती है। और अगर वो कंडीशन फुलफिल ना कर सके तो मेरा ख्याल है IMF इनको अगेन कर्जा या लोन नहीं देगी या उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं देगी। तो अब इसकी कंडीशंस की तो बात है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेहतर तरीके से जानती है कि वो कंडीशन को किस तरह फुलफिल कर रही है, या IMF वो किस तरह अपनी कंडीशन को फुलफिल करवा रही है। थोड़ी सी हार्श कंडीशन भी है इसमें, जैसे कि उसकी इंस्टॉलमेंट जो उन्होंने देनी है उसमें इंटरेस्ट भी वो चार्ज कर रहे हैं। उनकी कंडीशनों में एक टैक्स की जो कंडीशन वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि वो तमाम जितनी भी हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं या जो भी टैक्स पेयर्स हैं उससे वो टैक्स इकट्ठा करें, और टैक्स की मद में टैक्स इकट्ठा करके वो उनको आगे से इंस्टॉलमेंट को पे करें। अब FBR जो है वो इसमें मेन रोल प्ले करता है कि जो वो टैक्स को इकट्ठा करने में इन्फोर्समेंट करवा रहा है, लॉ के और इकट्ठा करने में मदद करवा रहा है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर है जो उस कानून को लगाते हैं और फिर उसके मुताबिक आगे से वो टैक्स को इकट्ठा करते हैं। और जितना भी ये टैक्स FBR इकट्ठा करता है उससे मुल्क का निजाम चलता है, उससे इनकी जितनी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इनकी सैलरियां जाती हैं, दूसरे इदारे चलते हैं, या IMF की जो लोन की इंस्टॉलमेंट है वो पे होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि FBR को चाहिए कि वो इतनी हार्श कंडीशन या हार्श किस्म की पॉलिसीज को ना अपनाए कि जिससे मुल्क और कौम या जो हमारे यहाँ पे रहने वाले शहरी हैं उनको देने में मुश्किलात का सामना करना पड़े। FBR को चाहिए कि वो पॉलिसीज को नरम करे, सॉफ्ट करे, ताकि हर जो शहरी है, जो ताजिर हजरात है, जो हमारी कंपनी इंडस्ट्री है, वो आराम से अपना टैक्स पे कर सके और गवर्नमेंट जो है वो अपनी IMF की इंस्टॉलमेंट वो प्रॉपर तरीके से अदा करे। उनीब अख्तर साहब, ये भी बताइएगा कि जो सुपर टैक्स का तो फैसला आ गया, आगे 7E का जो फैसला है अभी ये अदालत में जेर इल्तवा है। आप क्या समझते हैं? 7E का फैसला आ गया, जो सुपर टैक्स तो अशराफिया पर लगता था, लेकिन 7E में तो बेवा भी, गरीब भी बहुत से लोग आ जाएंगे। आप इसको किस तरह देखते हैं? 7E का जो टैक्स है, जैसा कि आप जानते हैं, वो वेल्थ पे लगा था कि जितनी प्रॉपर्टीज है पाकिस्तान में वो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है। कुछ उसमें एग्जेम्पशन भी थी कि एक प्रॉपर्टी घरेलू एग्जाम्प्ट है, एक बिजनेस की एग्जाम्प्ट है, या उसमें डिफरेंट कंडीशंस थी कि 30 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है वो एग्जाम्प्ट है। तो उससे ऊपर की जो चीजें हैं जो 7E में फॉल करती है, तो उसका डिसीजन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो चल रहा है। तो वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो अगेंस्ट दिया था टैक्स पेयर के, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो टैक्स पेयर के हक में दिया था, FBR के अगेंस्ट दे दिया था। अब वो डिपार्टमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में 7E के केसेस चल रहे हैं। तो जब तक इसका डिसीजन नहीं आता है तो मैं ये समझता हूँ वो अंडर डिबेटेबल इशू है। 7E में ये है कि टैक्स पेयर हजरात वो ये कर रहे हैं, कुछ लोग जिनकी तो रजिस्ट्रियां वगैरह अप्रूव हो जाती हैं वो जो 7E में फॉल नहीं करते वो अभी जमा नहीं करवा रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट कई लोगों को नोटिस इशू कर रहा है कि वो 7E जमा करवाएं। जैसे कि हमारे इधर DH सोसाइटी है वो 7E विदाउट 7E ट्रांसफर नहीं दे रही। इस तरह कई और सोसाइटीज भी हैं वो 7E के विदाउट ट्रांसफर नहीं दे रही हैं, लेकिन कुछ और सोसाइटीज भी हैं जो 7E अभी तक नहीं पूछती, क्योंकि उनको वो रिप्लाई दे देते हैं कि जनाब 7E अभी तक लागू नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस डिसीजन पेंडिंग है, जब तक उसका डिसीजन नहीं आता तो हम 7E पे नहीं करेंगे। तो ये एक डिबेटेबल इशू है। जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन, फाइनलिटी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट है, जब तक वो फाइनल डिसीजन नहीं देती तो 7E का कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
सकता। अभी वो डिबेटेबल है कि वो 7 ही देना है या नहीं देना। बहुत शुक्रिया मुनीब अख्तर अंसारी साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये बिल्कुल मेरे साथ लाइन पर मौजूद है मियां मोहम्मद अमजद साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट है। मियां अमजद साहब, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान का टैक्स निजाम है, ढांचा है, क्या वो कारोबारी जिंदगी के मुताबिक है, और जो दुनिया की तेजी के साथ बदलती हुई सियासी और मुआशी तजारती सूरत हाल है, आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, आप अगर कंपेयर करें पिछले 5 से 6 साल पहले जो टैक्स निज़ाम था और आज 2026 का जो टैक्स निज़ाम है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। उसकी कॉम्प्लिकेशंस आने की रीजन क्या है कि एक नंबर 1 ये है कि हम अपने सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं, टैक्स रेट इंक्रीज कर रहे हैं और इंडस्ट्री उस वजह से बंद हो रही है। जब इंडस्ट्री बंद हो रही है तो उस वजह से एक तो टैक्स कलेक्शन भी उतनी नहीं है, इसको फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स कलेक्शन पूरी करने के लिए रेट इंक्रीज कर देती है। जब टैक्स रेट इंक्रीज हो जाते हैं तो उस वजह से फिर चीज जो प्रोडक्ट हमारी है इंडस्ट्री के अंदर वो मजीद महंगी हो जाती है। तो टैक्स निजाम में पाकिस्तान के अंदर अगर ये लोग चाह रहे हैं, जिसमें भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो हमारी बॉडीज हैं, जो हमें टैक्स रेट को चला रहे हैं, जो प्रपोजल बना के भेजते हैं बजट के लिए, उनको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जो वो प्रपोजल दे रहे हैं उस प्रपोजल्स के अंदर उनको सबसे पहले ये चीज देखनी चाहिए कि जो हम प्रपोजल में टैक्स चार्ज कर रहे हैं, जो टैक्स हम उसमें इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, वो टैक्स रेट से हमारा जो प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जितना हमारा प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली मार्केट के अंदर प्रोडक्ट सप्लाई होगी और उसके ऊपर टैक्स रेट चार्ज किया जाएगा, फिर प्रॉफिट के ऊपर टैक्स होगा। तो असल इशू ही वहां पे क्रिएट होता है जब हम हाई टैक्स चार्ज कर लेते हैं और प्रोडक्ट के ऊपर और बेसिक चीजों के ऊपर, फिर उसके ऊपर क्या होता है कि या तो इंडस्ट्री उसमें बंद होना शुरू हो जाती है कि वो सस्टेन नहीं कर पाती अपने आप को, इतना टैक्स रेट है। दूसरा इफेक्ट क्या होता है, उससे हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। आपको पता है कि हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पिछले 2 से 3 साल में इतना बिजनेस उनका स्ट्रक हो गया कि वो उनको इंडस्ट्री बंद करना पड़ रही है, इसी वजह से कि जो इंपोर्ट की हुई चीज है उस पर अगर आप देखें तो वो एक चीज बनाई हुई चीज जो इंपोर्ट की जा रही है, वो इंपोर्ट करके उसकी कॉस्ट को अगर हम कंपेयर करें लोकल मैन्युफैक्चरिंग चीज के साथ, तो हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड चीज है उसकी प्राइस हाई होगी इंस्टेड ऑफ अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक लोकल हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। लोकल इंडस्ट्री बंद होने की वजह से हमारा क्या हो रहा है, सेकंड जो है वो इंपोर्ट है, इंपोर्ट बढ़ रही है। अगर हमारी इंपोर्ट बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, हमारा रिजर्व कम होगा। अगर हमारा रिजर्व कम होगा तो हम अपने आप को IMF के सामने कह ले के कभी भी सस्टेन नहीं कर सकते। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारा टैक्स निजाम अच्छा है और हम अपने आप को जो है ना वो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये मुल्क हमारा बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी अदारा है गवर्नमेंट का वो फंड कलेक्ट कर रहा है, FBR है वो अपना टैक्स कलेक्ट कर रहा है। वो टैक्स कलेक्शन में जितनी अपनी वो एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें आप देखें कि डिफरेंट टैक्सेस इन्होंने इम्पोज किए हैं, कुछ कोर्ट के थ्रू आए हैं। अभी रिसेंट जो सबसे मेजर इशू चल रहा है, आप 2-3 प्रोग्राम हो चुके हैं इस पे 4C के ऊपर। अगर हम 4C की बात करें, ये एक ऐसा बिजनेसमैन के ऊपर जबरी इम्पोज किया गया टैक्स है जो कि एक सरासर ज्यादती है उन बिजनेसमैन के लिए जो एक इंडस्ट्री में हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन है और वो बिजनेस को रन करके जो ऑलरेडी हमारे जो पहले के बजट है, बजट का एक मेजर पोर्शन वो लोग टैक्स दे के अपना पूरा कर होते हैं बजट को। बाकी तो जो हमारे नीचे जो मिडिल क्लास है या लोअर बिजनेसमैन है वो तो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं बजट के अंदर या टैक्स के अंदर वो कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, लेकिन जो असल जो मेजर हमें टैक्स कलेक्शन हो रही होती है वो चंद हमारे बिजनेस सेक्टर्स हैं जिनसे हमें टैक्स कलेक्ट हो रहा होता है और हमारा बजट जो है वो पूरा हो रहा है। तो अगर ये हम सुपर टैक्स ये इस तरह के टैक्सेस है और उसके बाद अब 7E के ऊपर भी गवर्नमेंट है, अगर इसी तरह का फैसला 7E का भी आ जाएगा तो मेरे ख्याल के अंदर कोई भी फ्यूचर में कोई प्लान नहीं होगा आपका बिजनेस का किसी का। जिस तरह लोग इंडस्ट्री यहाँ से मूव कर रहे हैं, आपके अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो इधर से खुद को मूव कर रहे हैं, वो आपको पता है कि इसका शॉर्ट टर्म तो लोगों को नजर नहीं आ रहा, ना ही गवर्नमेंट को नजर आ रहा है कि वो शायद समझ रहे हैं कि ये हम इस साल 2026 का बजट तो हम इम्पोज करके 4C कलेक्ट करके अपना पूरा कर लेंगे टारगेट को, लेकिन उसका आपको लॉस क्या होगा? आपका लॉस ये होगा कि आपका इन फ्यूचर में कोई भी बंदा उस तरह बिजनेस नहीं पाकिस्तान के अंदर करेगा ताकि उसे पता जब मैं बिजनेस करूंगा तो मुझे इसके ऊपर एक तो 29% आपको पता है टैक्स स्लैब है इनकम के ऊपर, उसके ऊपर जब आप एक प्रॉफिट गेन कर लेते हैं प्रॉफिट के ऊपर फिर आप 4C का टैक्स इम्पोज कर रहे हैं तो बिजनेसमैन कहता है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान के अंदर करता हूँ तो मुझे ये टैक्स रेट है, इसमें मुझे ये बेनिफिट हो रहा है। अगर वही इन्वेस्टमेंट अगर वो बाहर UAE करेगा, अगर वही इंस्टेड ऑफ मलेशिया या किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वहां पे वो देखेगा कंपेयर
کمپیئر کرے گا کہ اگر میں نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کیا ہے تو مجھے یہ بینیفٹ ملا ہے، اور اس کے اگینسٹ اگر میں ادر دین پاکستان کسی کنٹری میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں مجھے یہ بینیفٹ مل رہا ہے، تو وہ بزنس مین ہمیشہ سب سے پہلے اپنا دیکھتا ہے کہ میری اتنی انویسٹمنٹ ہے، اس کے اوپر مجھے کیا کریڈٹ مل رہا ہے، کتنا پروفٹ ارن ہو رہا ہے. تو اگر وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ تبھی کرے گا جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ میرے پاس اس انکم اتنی آئے گی میری اتنی میری انویسٹمنٹ کے اوپر. تو اگر ہم اسی طرح اگر ٹیکسز کو لگاتے جائیں گے تو بزنس مین آٹومیٹکلی موو کر جائے گا. اور آپ دیکھیں گے آج 2026 ہے، میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ اگر آپ اسی طرح آپ امپوز کرتے رہیں گے ٹیکسز وغیرہ اور آپ لے کے آتے رہیں گے تو 2027 28 29 30 تک آپ جو پلاننگ کر رہے ہیں نا کہ ہم بزنس پاکستان کو بہت اوپر لے کے جا رہے ہیں، ترقی کی طرف جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس ترقی کے اندر جو ہے نا وہ انڈسٹریلسٹ نہیں ہوں گے، وہ سارے آلریڈی یہاں سے موو کر چکے ہوں گے. تو اگر آپ ان کو روکنا چاہ رہے ہیں، آپ بڑی بڑی انڈسٹری کو روکنا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہاں سے موو نہ کرے، تو اس کے لیے آپ کو اپنا ایک پلان بنانا پڑے گا. آپ کے پاس ایک اچھا ٹائم ہے، آپ نے ایک بجٹ دینا ہے. جب آپ بجٹ دیں گے تو بجٹ کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے سیکٹرز دیکھتے ہیں، کون سا سیکٹر ہے جس میں ٹیکس ریٹ زیادہ ہے ان کا ٹیکس ریٹ کم کیا جاتا ہے، کون سا سیکٹر ایسا جس میں ٹیکس ریٹ کم ہے اس کو ہم زیادہ بہتر کریں. تو اس کے لیے ابھی ان کو ایک ایسی پلاننگ کی ضرورت ہے جس میں سب سے پہلے ان کو بزنس دیکھنا ہے، اور سیکنڈ جو ہے نا یہ ان کی پرائرٹی آئی ایم ایف ہے جو کہ اس کی بیس پہ ہی یہ ٹیکس اپنا سارا پلان بناتے ہیں. تو آئی ایم ایف کے اوپر ان کو لائے تو ڈیفینیٹلی یہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے چلتے ہیں تو یہ ساری پلاننگ کرتے ہیں. لیکن اس پلاننگ کے اندر ان کا میجر پورشن یہی ہونا چاہیے کہ اپنے جو بزنس میں ہے اس میں جتنے بھی ہمارے کہہ لیں کہ سیکٹرز ہیں بزنس سیکٹرز میں ان میں ریلیف ہونا چاہیے. اور دنیا کی آپ پتہ ہے دیکھ رہے ہیں کہ موڈیفائی ہو رہی ہے، ہمارا نظام دنیا کا چینج ہو رہا ہے، ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے سسٹم. ہم دنیا کو دیکھتے ہوئے اپنے سسٹم کو بھی ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، جس میں اب ہم ایف بی آر جس میں انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس میں کافی وہ ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، چیزوں کو انٹیگریشن کی طرف جا رہے ہیں. اس کے اوپر ہم بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہے کہ ٹھیک ہے سسٹم ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں نا جن کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں کیا وہ ڈیجیٹلائز ہو کے آگے بزنس کر پائیں گے کہ نہیں. اس کے لیے آپ کو ان کی پروڈکشنز اور ان کے جو ٹیکس ریٹس ہیں ان کے اوپر ان کے ریلیف ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. اب بزنس کو ڈیجیٹلائز کرنا یا بزنس کو انٹیگریٹ کرنا ایک سولوشن نہیں ہے. ایکچوئل سولوشن تو یہ ہے کہ کیا جو بزنس مین بزنس کر رہا ہے اس کو اس بزنس میں کتنا ریلیف مل رہا ہے، وہ کتنی گرمی کر رہا ہے اور اپنے بزنس میں کتنا سیٹسفائیڈ ہے آپ کی پالیسیوں سے. اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے. اور دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں دنیا پوری میں چینج آ رہا ہے کہ آئی ٹی سسٹم بہت زیادہ چلا گیا ہے ٹاپ پہ. آپ کو پتہ ہے کہ آئی ٹی سیکٹر پاکستان کے اندر بھی اگر ریزرو میں اگر تھوڑا بہت سسٹین کیا ہوا ہے تو وہ آئی ٹی سیکٹرز کی ہماری جو فری لانسرز کی انکم کے اوپر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر بجٹ کے اندر ڈیجیٹل اور ای کامرس بزنس کے اوپر انہوں نے ایک پلاننگ لے کے آئے جس کے اندر ابھی وہ ڈیفینیٹلی وہ پہلا سال تھا لوگوں کو اتنا نہیں پتا تھا. اب نیکسٹ وہ اس کو جب کلیکشن کی طرف جائیں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا. تو اس میں جو آئی ٹی سیکٹرز ہیں ہمارے جو فری لانسرز ہیں ان کو مزید ریلیف دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے ٹیک پاکستان کے اندر میکسیمم ارننگ لے کے آئیں اور اس کو وہ پروموٹ کریں. اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی انڈسٹری کو بھی پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے، پھر ہمارا ٹیکس نظام بہتر ہوگا. بہت شکریہ میاں امجد صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نظر میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں چودھری محمد ندیم صاحب. آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، سابق جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں لاہور بار ایسوسیشن کے. چودھری ندیم صاحب، جو ایران کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہے، آپ ان کے معاشی حالات کو دنیا کے اور خاص طور پر پاکستان کے ان حالات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی معاشی صورتحال پہلے ہی بہت نازک ہے. ہم پہلے ہی معاشی طور پہ بہت نچلی سطح پہ بیٹھے ہیں. اب جبکہ امریکہ کی خاطر ہم لوگ خاموشی اختیار کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی معاشی فائدہ ہوگا، سوچ سراسر غلط ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم خاموش بھی بیٹھے رہے تو ہماری معاشی صورتحال جو کی توں رہے گی. اس لیے اس صورتحال میں پاکستان کو بولڈ سٹیپ لیتے ہوئے خاموشی توڑ کے ایران کا ساتھ دینا چاہیے. بہت شکریہ ندیم چودھری صاحب، آپ نے ہم ٹائم دیا. ناظرین، ہمارے ایکسپرٹ کے آپ نے گفتگو سنی. اگلے پروگرام تک لیے افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.